हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं अपने एक टॉपिक पर जो कि टॉर्जन टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि हमारा एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले देखना है टॉर्जन इक्वेशन होती क्या है, और ये हमने पढ़ भी रखा है काफी जगह पर। ये हमारी फर्स्ट नंबर की जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं टॉर्जन इक्वेशन। इसमें T बाय जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल ऐसे नाम की चीजें होती हैं, जिसमें T जो होता है वो ट्विस्टिंग मोमेंट होता है, टाउ होता है शियर स्ट्रेस, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एल जो होता है लेंथ ऑफ शाफ्ट होता है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। इन छह चीजों से आज हमारा कोई वास्ता नहीं है अभी तक। हमें बात करनी है सबसे पहले सिर्फ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किस तरह करा गया? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो अगर मैं एक सर्कुलर सेक्शन लेता हूं, तो सर्कुलर सेक्शन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के दोनों होते हैं पाई बाय 64 डी की पावर 4। अब इसे अगर मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में बात करूं, मतलब मैंने आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई दोनों को ऐड कर दिया, पाई बाय 64 डी की पावर 4 प्लस पाई बाय 64 डी की पावर 4। तो वो वैल्यू निकल करके आई पाई बाय 32 डी की पावर 4। और जब होलो सेक्शन के लिए चेक करा, तो पाई बाय 32 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, किस तरह से ध्यान से समझो। मुझे एक चीज समझ में आई कि सर यहाँ पर तो आपने जो ये चीज की है, ये तो हमने ट्वाइस कर दिया ना, बेसिकली ट्वाइस कर दिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दुगना कर दूं तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। भाई ये चीज सरासर गलत है, क्योंकि अगर मैं यहीं पर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लूं इस तरह का, जिसकी विड्थ बी है और डेप्थ डी, तो इसके लिए अगर मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, तो वो आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाय 12 प्लस वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी बी क्यूब बाय 12। दोनों चीजें समझ में आई? ठीक है, तो मोमेंट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पूछे, तो दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो डायरेक्टली पूछा जाता है। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? ठीक है, तो आपसे बोलेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, और आप क्या करोगे? एक एक्सिस के अबाउट निकाल करके दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं होता। समझ गए ये वाला पार्ट? चलिए, अब बात करते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस की। जैसे मैं सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करता था, वैसे ही पोलर सेक्शन मॉडुलस भी कैलकुलेट करा जाता है, जिसे मैं लिखता हूं जे बाय आर। और इस आर की वैल्यू होती है डी बाय 2। तो मैं जे भी निकाल चुका हूं, और आर की वैल्यू डी बाय 2 मुझे पता ही है। तो इधर से अगर मैं पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालूं, तो ये होगा पाई बाय 16 इंटू डी का क्यूब, और ये होगा पाई बाय 16 डी इंटू डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। तो ये चीजें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछी जा सकती हैं भैया, इस चीज को ध्यान रखना। ये तो चीजें पूछी जाती ही हैं, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो पूछा ही जाता है। बट मेरा फोकस पोलर सेक्शन मॉडुलस पर रहेगा, कि आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी, और ये पूछा जाएगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो रेक्टेंगुलर का या स्क्वायर का। तो यहाँ पर मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वैसे तो 5-6 हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ वैरायटी की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी की।
अब टॉर्जनल रिजिडिटी को डिफाइन किस तरह करा जाता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो मैं इसे डिफाइन करता हूं, ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट फॉर यूनिट लेंथ, फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। मतलब जब थीटा और एल की वैल्यू 1 हो, तो उस सिचुएशन में जो टॉर्क आएगा उसे बोलेंगे टॉर्जनल रिजिडिटी। तो मतलब थीटा और एल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो टी की वैल्यू आ जाएगी जी जे। इसे ही बोला जाता है टॉर्जनल रिजिडिटी, दैट मीन्स टी आर। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन mm स्क्वायर, क्योंकि जे की यूनिट mm4 और जी की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम एज इट इज पूछा जाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इसे हम लिखते हैं ई आई। एग्जाम में ध्यान रखना, टॉर्जनल और फ्लेक्सुरल पर क्वेश्चन पूछेगा रिवर्स करके, जी जे या जी आई। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। इसकी डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है पार्ट ये वाला? चलिए अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। तो सर्कुलर सेक्शन में मैं मान के चलता हूं कि बेंडिंग मोमेंट अगर लग रहा है m, तो इसकी वजह से एक बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा जिसे बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, और उसी सिग्मा को मैं क्या लिखता हूं, उसी सिग्मा को मैं लिखता था एम वाई बाय आई, फ्लेक्सर इक्वेशन की हेल्प से। एम बाय आई इजिकल टू सिग्मा बाय वाई इजिकल टू ई बाय आर। तो y की वैल्यू यहां पर होती है हमारी d/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता ही है π/64 d⁴। तो यहां से अगर मैं सबसे पहला पॉइंट सिग्मा कैलकुलेट करूं, तो उस सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 32 m/π इंटू d³। ठीक है, मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d³। तो पहला पॉइंट तो था ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सारे के सारे ध्यान से समझते जाना। दूसरा, अगर मुझे d की वैल्यू निकालनी हो, तो d की वैल्यू मैं निकालूंगा थर्ड टाइम्स ऑफ अंडर रूट 32 m/π इंटू सिग्मा। ये पार्ट समझ में आया, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव कि अगर मुझसे m ही पूछ ले कि m बता दो भैया, तो m होगा π/32 इंटू d³ इंटू सिग्मा। ये तीनों के तीनों चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। ध्यान रखना, ये पूछ लेगा कि डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एम के या अंडर रूट सिग्मा के। सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, एम के या 1/d³ के। एम किसके प्रोपोर्शनल है। इस तरह से तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं कि डी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, इंटरडिपेंडेंसी पूछेगा वो आपसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं टॉर्जन ऊपर वाली इक्वेशन से इसे टी आर बाय जे लिख सकता हूं। आर की वैल्यू तो d/2 होती है, मुझे पता ही थी। जे की वैल्यू मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं। तो अगर मैं यहां से सिग्मा कैलकुलेट करूं, सिग्मा ने टाउ कैलकुलेट करूं, तो टाउ की वैल्यू आएगी 16t/π इंटू d³। ये, और अगर मैं डायमीटर कैलकुलेट करूं तो वो वैल्यू आएगी थर्ड टाइम्स ऑफ 16t/π इंटू टाउ। ठीक है,
और अगर टॉर्क कैलकुलेट करूं तो 5/16 डी क्यूब इंटू टाउ। ये तीनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। बोल देगा एक शाफ्ट पर टॉर्क लग रहा है, उसका डायमीटर है डी, तो शियर स्ट्रेस बता दो, या डायमीटर बता दो, या टॉर्क बता दो। और ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, जैसे टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। इस तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं। 5-6 ऑब्जेक्टिव तो यहीं पर ही कवर हो जाते हैं, पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ और है। अगर मैं अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करूं तो वो है कि मुझे बता दो कि दोनों अगर शाफ्ट में टॉर्क भी लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मुझे बताओ कि शियर स्ट्रेस टू बेंडिंग स्ट्रेस का रेशियो कितना होगा। मतलब वो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, पहली पहली टर्म का। बाकी सब चीजें कट जाएंगी, ये वैल्यू निकल करके आएगी T/2m, तेरा पार्टी वाला। या इसका रिवर्स भी पूछ सकता है कि मुझे बता दो T/m का रेशियो क्या होगा, 2 टाउ/सिग्मा। ये पार्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे अगर क्वेश्चन पूछने हो तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा। एक शाफ्ट के अंदर टॉर्क भी लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी लग रही है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 10, टॉर्क की वैल्यू है 5, शियर स्ट्रेस की वैल्यू है 2। तो ये बता दो कि सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, तो इस पर एक न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव तो यहीं पर ही हो गए। और शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल है, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव ये बनते हैं, तो कम से कम 8 ऑब्जेक्टिव की कवरेज यहां पर हमारी हो रही है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं पावर ऑफ शाफ्ट की। शाफ्ट के अंदर पावर निकालते हैं हम 2π/T/60। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ऐसा कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। जिसमें P होती है पावर, T होता है टॉर्क और N होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। और मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट ये नहीं है, मुझे डिराइव करना है कुछ और, क्योंकि ये तो किताबों में भी डायरेक्टली मेंशन होता है। मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ और है। स्टैंडर्ड रिजल्ट, मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या हो, ध्यान से समझो। मुझे बताओ कि जो पावर है यहां से वो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट है, तीनों अपने अपने रिलेशन है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो मतलब मैं लिख सकता हूं, अगर दो शाफ्ट है जिसके अंदर P1 और P2 पावर है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। मैंने सिर्फ रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं कि P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2। मतलब दो शाफ्ट दे रखे हैं जिसके अंदर इस तरह के हम दो शाफ्ट बना ही देते हैं। ठीक है, इनका डायमीटर अलग अलग था, इसका D1 था, इसका D2 था। इसमें कोई पावर P1 थी, इसमें पावर P2 थी। इसमें टॉर्क T1 लग रहा था, इसमें टॉर्क T2 था। एक में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन N1 थे, एक में N2 थे। ठीक है, अब ये बताओ कि जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। क्या यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है, क्या टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। तो मैं एक तीसरा रिलेशन भी तो जनरेट कर सकता हूं ना। और वो तीसरा रिलेशन होगा क्या, कि अगर मैं P1/P2 को
जब मैं T1 बाय T2 के बराबर करता था तो यहां पर मैं D1 बाय D2 के बराबर भी तो कर सकता हूं, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव या तो फॉर्मूले वाइज पूछे जाएंगे, या आपको बोलेगा T1 T2 की वैल्यू दे दी, P1 की वैल्यू दे दी, P2 की वैल्यू बता दो। मतलब कोई भी तीन वैल्यूज देगा और आपको चौथी पूछ लेगा। ऐसा बोल देगा पहले का डायमीटर D1 है, दूसरे का डायमीटर ट्वाइस हो जाता है, तो पावर का रेशियो बता दो। ठीक है, तो कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, 3 तो रिलेशन पर और 2 इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट पर। स्टैंडर्ड रिजल्ट को ध्यान से समझना, इन्हीं पर क्वेश्चन पूछेगा। वो कहेगा पहले का टॉर्क T1 है और दूसरे का टॉर्क दुगना हो जाता है, मतलब T2 इज ट्वाइस ऑफ T1, P1 बाय P2 का रेशियो बता दो। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी की। स्ट्रेन एनर्जी को हम ट्विस्टिंग मूवमेंट में डिनोट करते हैं U1 से, और इसे हम लिखते हैं हाफ T इंटू थीटा। और हम अपनी टॉर्जन इक्वेशन से ये समझ पाते हैं कि T बाय J इज इक्वल टू, अगर G थीटा बाय L है, तो अगर मैं यहां से थीटा कैलकुलेट करूं तो वो आएगा TL बाय GJ। क्लियर है? तो यहां से जो स्ट्रेन एनर्जी मेरी हो जाती है वो आएगी T² L बाय 2 इंटू G इंटू J। समझ में आए वाला पार्ट? ठीक है, अब यहां से एक स्टैंडर्ड केस निकल करके आया मेरे पास, और वो स्टैंडर्ड केस क्या है वो ध्यान से समझना। ऑब्जेक्टिव उस पर पूछेगा, ये स्ट्रेन एनर्जी पर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। एक चीज और बता देता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो शियर स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में T² बाय 4G आंसर हो जाता है। इस फॉर्म में भी चीजें पूछी जाती है, हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी टॉर्क के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए थी, और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखने हैं हमें। एक यहाँ पर एक और मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको डिराइव करके दे रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। यहां पे मुझे पता चल रहा है स्ट्रेन एनर्जी J के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब U1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d की पावर 4k है, अगर मैं 1 की बात करूं तो। सेम एज इट इज U2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक और शाफ्ट है तो 1/d की पावर 2 होगा, 4। अब ये तब है जब मैंने दो शाफ्ट बना रखे हैं, एक का डायमीटर D1 और दूसरे का डायमीटर D2। तो यहां से अगर मैं U1 बाय U2 का रेशियो निकाल लूं, तो अगर मैं इनका रेशियो कैलकुलेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा D2 बाय D1 की पावर 4। ये वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो एग्जाम में पूछेगा। आपको बोल देगा सेकंड शाफ्ट के अंदर डायमीटर दुगना हो जाता है, मतलब D2 इज ट्वाइस ऑफ D1, तो स्ट्रेन एनर्जी का रेशियो बता दो। क्लियर है पार्टी वाला? तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाएंगे। यहां पर से तीन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, या तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लेगा शियर स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में या टॉर्क के रिस्पेक्ट में, या U1 बाय U2 के रिस्पेक्ट में बोल देगा। क्लियर है? अगले पार्ट पर चलते हैं। मान के चलते हैं दो शाफ्ट है, एक सर्कुलर एक हॉलो सर्कुलर। अब इसके दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये आपको याद ही रखने हैं, ये हम ना डिराइव करते हैं। मतलब किसी भी सूरत में हॉलो सेक्शन हमेशा एफिशिएंट होगा सर्कुलर सेक्शन से, क्योंकि मटेरियल कंजम्पशन भी कम होती है और स्टिफनेस भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। इकोनॉमिकल भी होती है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है हॉलो के अंदर। तो ये दो रिजल्ट ध्यान रखना, कभी कुछ भी कंपैरिजन पूछा जाए हमेशा ध्यान रखना हॉलो इज मोर सुपीरियर देन सर्कुलर शाफ्ट इन एवरी एस्पेक्ट। तो पहला पॉइंट हमारा है फॉर सेम वेट स्ट्रेंथ ऑफ hollow circular shaft is greater than solid shaft। दूसरा, for same length and weight stiffness of hollow shaft is greater than solid shaft। ये दो ऑब्जेक्टिव याद रख लो,
और याद ना भी रहे तो ध्यान से रखना, हर सूरत में हॉलो सर्कुलर सेक्शन इज सुपीरियर देन सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स की, कि एक तरह का न्यूमेरिकल है जो पूछा जाता है अलग ही फॉर्मेशन में। हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर इनिशियल बूस्टर वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर किसी बार पर पी लोड लग रहा है तो इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए ये फिक्स सपोर्ट मैंने लगा दिए। मतलब ये दोनों सपोर्ट मिल करके टोटल लोड को रेजिस्ट करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो फेल हो जाएंगे। तो हमने वहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या निकाला था कि अगर यहाँ पर ये आर ए है और ये आर बी, तो आर ए मैंने निकाला था पी मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, मतलब दूर वाला डिस्टेंस। अगर बी पर रिएक्शन निकालूंगा तो पी मल्टीप्लाइड बाय दूर वाला डिस्टेंस है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये रिएक्शन निकल जाएगी डायरेक्टली। सेम उधर हमने क्वेश्चन भी करा था इस पर, सेम एज इट इज। अगर किसी सेक्शन पे टॉर्क लग रहा है टी और सपोर्ट को फिक्स कर दिया गया, तो ये दोनों सपोर्ट मिल करके टोटल टॉर्जन रजिस्ट जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं यहां पर ए सपोर्ट पर टी ए टॉर्क रजिस्ट हो रहा है और बी सपोर्ट पर टी बी टॉर्क रजिस्ट हो रहा है। तो जब मैं टी ए निकाल लूंगा तो मेरा वही मेथड, टॉर्क दूर का डिस्टेंस है बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू टॉर्क दूर का डिस्टेंस है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। अब इस क्वेश्चन को ही देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पर टी ए निकालना हो और यहाँ पर टी बी निकालना हो जो कि मुझसे पूछा गया है, टी ए कैसे निकालूंगा, 400 मल्टीप्लाइड बाय दूर वाला डिस्टेंस ए से 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 5 8 जा 40। अगर मैं इसे 8 पर काट दूं, 8 3 जा 24, मतलब 240 किलो न्यूटन मीटर। और टी बी अगर निकालूं तो 400 मल्टीप्लाइड बाय दूर का डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय 5, मेरी 80 पर जाएगा। तो मेरी टीबी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 160। दोनों को मिला दूं तो 400 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस चीजें चल रही हैं। एक न्यूमेरिकल तो पूछा जाता है इस टॉर्जन केस पर, इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम पर। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सर्कुलर और हॉलो सर्कुलर सेक्शन पर, 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। 3 पूछे जाते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर, 3 और 3 6। 5 पूछे जाते हैं पावर ऑफ शाफ्ट पर, 6 और 5 11। 8 पूछे जाते हैं रिलेशनशिप पर, 11 और 8 19। और फाइनली 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 19 और 3 24। तो 24 ऑब्जेक्टिव कवर करे हैं हमने आज टॉर्जन इक्वेशन पर, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर है पार्टी वाला? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की क्लास खत्म होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल सके और आप उन्हें अच्छे से सीख सके। हमने बूस्टर सीरीज की वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।